हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में। गाइस उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की सेशन में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं मूविंग चार्जेस मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 2। वन लेक्चर जो है ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। पहले जो है वो वीडियो देखिए, उसके बाद इस पे आइए तो आपको ज्यादा चीजें समझ आएगी। ठीक है, हम यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट जो है अभी कवर कर रहे हैं, उसके बाद हम यहाँ पे धुआंधार जो है पीवाईक्यू बेटा करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। इस लेक्चर में अपन स्टार्ट करेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ का एप्लीकेशन पार्ट वाइज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं यहाँ पे पहला एप्लीकेशन हम फाइंड करेंगे मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है, तीन रीजन में किसकी वजह से? एक होलो इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर। क्लियर है, मेरे पास एक होलो, समझ रहे हैं कि नहीं, इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है। इसके थ्री रीजंस पे अपन मैग्नेटिक फील्ड बेटा फाइंड करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फाइंड करेंगे इनसाइड। होलो का मतलब क्या है बेटा? मतलब ऐसा कंडक्टर, ऐसा वायर जिसपे जो है करंट है अंदर वाले रीजन पे नहीं होगा, सिर्फ उसकी सरफेस पे बाहर होगा। यहाँ पे जो है मैं क्या बोल रहा हूँ, एक रीजन ले रहा हूँ अंदर, मैं इसको बनाऊंगा एम्पियर लूप। ठीक है, मैं एक एम्पियर लूप यहाँ पे बना लिया है स्मॉल आर रेडियस का। इस पूरे वाले की रेडियस कितनी है? कैपिटल आर है। ठीक है, तो अंदर वाले रीजन पे जो मैंने एक एम्पियर लूप बनाई है उसकी रेडियस मैंने स्मॉल आर लिया बेटा। अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा फार्मूला, दैट इज क्लोज इंटीग्रल v डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट I इनक्लोज। ठीक है, I इनक्लोज जो है अपने को इस छोटे से रीजन में जो मैंने आर रेडियस का बनाया है एम्पियर लूप, ठीक है, इस पे देखना है कितना करंट जो है यहाँ पे क्लोज होगा। तो बेटा यहाँ पे देखो, इस रीजन में करंट तो क्या है, सरफेस पे दौड़ रहा होगा। बात समझ आ रही? करंट कहाँ पे होगा? इसकी सरफेस पे होगा। बात समझ रही है? ऐसे आया नहीं, यहाँ तो कुछ करंट होगा नहीं। जब करंट नहीं होगा तो v नॉट I क्या हो जाएगा? आपका I इक्वल 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अब इसकी जो लेंथ है दैट इज 2 पाई r, रेडियस r है तो इसका पूरा पेरीमीटर कितना आएगा बेटा? 2 पाई r। ठीक है, तो v 2 पाई r इक्वल टू यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो v क्या हो जाएगा आपका? 0। बात समझ आ रही है? तो होलो कंडक्टर के अंदर वाले रीजन पे मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। आई होप ये चीज आपको अच्छे समझ आई होगी। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट मेरे पास ऑन दी सरफेस की बात करते हैं। बोले तो r इक्वल टू कैपिटल R पे। ठीक है, जस्ट आपको क्या करना है, सरफेस पे ही क्या मान लीजिए एक एम्पियर लूप आपको कंसीडर करनी है। तो यहाँ पे फिर से वही फार्मूला लगाओगे, क्लोज इंटीग्रल v डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट I इनक्लोज। क्लियर है? तो बेटा आप यहाँ पे देखो, और इस पे थोड़ा सा बाहर की तरफ एम्पियर लूप मानोगे तो आप देखो पूरा का पूरा करंट उस एम्पियर लूप में आएगा। तो ये मेरे पास जो करंट आएगी पूरा I इनक्लोज हो जाएगा। ठीक है, अब इस पूरे सरफेस की वजह से है ना, इस पे अब पेरीमीटर का कंसीडर करो, इसका लेंथ dl तो कितना आ जाएगा? 2 पाई r। तो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड निकल के आ जाएगी म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2 पाई r। क्लियर है? अच्छा, आउटसाइड वाले रीजन में, आउटसाइड का मतलब क्या बेटा? आपको बाहर जाना है। क्लियर है? बाहर जाना है मतलब यहाँ पे आपको आउटसाइड वाले रीजन में स्मॉल r रेडियस कंसीडर कर लेनी है, एक एम्पियर लूप बनानी है। अब आपको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है बेटा। ठीक है, तो एक फिर से सेम फार्मूला लगाओगे, क्लोज इंटीग्रल v डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट I इनक्लोज। बेटा अब तो देखो, ये एम्पियर लूप के अंदर पूरा कौन सा आ गया? कंडक्टर आ गया है ना, तो करंट जो है इनक्लोज है इस लूप के अंदर, दैट इज I। बात समझ आई? म्यू नॉट I, और इस एम्पियर लूप का जो है लेंथ कितना हो जाएगा? 2 पाई r। तो हमने रख दिया, तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा? म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2 पाई r। आई होप गाइस ये चीज आपको अच्छे समझ आई होगी। बड़ा ही सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है, बशर्ते आपको ये फार्मूला अप्लाई करना आना चाहिए। ठीक है, मैं आपको बताऊं dl उसका लेना है जिसको आप एम्पियर लूप कंसीडर कर रहे हो। बात समझ आ रही है? क्लियर है? और I उसका लेना है उस एम्पियर लूप में कितना करंट इनक्लोज है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे बेटा आपसे ग्राफ भी पूछा जाता है V वर्सेस R का। समझ रहे हैं ना, एक आपको होलो करंट कैरिंग वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर दे देगा और पूछेगा बताइए V वर्सेस R का इसका ग्राफ क्या आएगा। तो बेटा देखो, यहाँ से R इक्वल टू स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R बोल रहे सो सेंटर से लेके सरफेस तक जो है आप जाओगे तो वहां पे क्या मैग्नेटिक फील्ड 0 है। उसके बाद जो है इसका नेचर कैसा है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक नेचर। आप यहाँ से देख सकते हो बेटा, मैग्नेटिक फील्ड का r के साथ रिलेशन कैसा है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक नेचर आ रहा है। सो दिस वुड बी ग्राफ D वर्सेस R। क्लियर है गाइस? ये फर्स्ट एप्लीकेशन था किसका? एम्पियर सर्किट लॉ का। ठीक है, तो आज की चीज आपको अच्छे से क्लियर होगी। बहुत सारे क्वेश्चन बेटे यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। ओके गाइस, तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन पार्ट पे, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर। ठीक है, यहाँ पे भी अपन ने तीन रीजन जो है डिसाइड किए हुए, तीन रीजन पे अपन मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे। ठीक है, अब इस केस में ना बेटा सॉलिड के केस में करंट डेंसिटी अभी कांस्टेंट मानेंगे। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे करंट डेंसिटी जो है वेरी करके देता है बेटा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन अच्छे हो जाते हैं एडवांस लेवल पे। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे इनसाइड वाले रीजन पे अपन बात करते हैं, क्लोज इंटीग्रल v डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट I इनक्लोज। वही फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पे मैंने एक एम्पिरिकल लूप r रेडियस कंसीडर कर लिए इनसाइड वाले रीजन पे।
क्लियर है। अब यहाँ पे बी मुझे निकालना है तो बाहर ले लूंगा, क्लोज इंटीग्रल डीएल, डीएल किसका होता है, उस एम्पिरिकल लूप का, ठीक है। जो लेंथ हो जाएगी दैट इज 2 पाई आर, क्लियर है, इक्वल टू म्यू नॉट आई इंक्लूड। अब मेरा टास्क है आई इंक्लूड की वैल्यू फाइंड करना। अब यहाँ पे जीरो नहीं होगा बेटा, ठीक है, अंदर कुछ ना कुछ करंट यहाँ पे इंक्लूड होगा। तो इस करंट को फाइंड करने के लिए मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाऊंगा दैट इज करंट डेंसिटी। और करंट डेंसिटी कितना होता है, J इक्वल टू आई डिवाइडेड बाई एरिया, करंट पर यूनिट एरिया, ठीक है। अगर मैं इसको इंटीग्रेशन फॉर्म में लिखूं तो आपका I इक्वल टू जे डी ए, छोटे से एलिमेंट की वजह से, ठीक है। तो इंटीग्रेशन फॉर्म में इसको लिख सकता हूं I इक्वल टू इंटीग्रेशन जे डॉट डी ए। बात समझ आ रही है। अब यहाँ पे मेरे पास जो करंट डेंसिटी बेटा उसको अभी कांस्टेंट मान रहे हैं, ठीक है, कांस्टेंट करंट डेंसिटी है तो जे बाहर ले लूंगा। और इंटीग्रेशन मुझे जीरो से स्मॉल आर तक देखना है कितना करंट इनक्लोज है, तो उसका मैं इस पूरे का जो है क्या लिखूंगा, एरिया लिखूंगा, 2 पाई आर डी आर। आया समझ, 2 पाई आपका कांस्टेंट है। अब इसको इंटीग्रेट करोगे डी आर के रिस्पेक्ट में तो आंसर क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 मर जाएगा तो आपके पास बचेगा जे पाई आर स्क्वायर, है ना। आप चाहे तो डायरेक्ट डी की वैल्यू आप पाई आर स्क्वायर लिख सकते थे, लेकिन दिक्कत ये है ना कि जब कभी जे आपका वेरी करेगा तो आपको डी भी लिखना पड़ेगा। बात समझ आ रही है, तो उस केस में आंसर डिफरेंट आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है आई इंक्लूज की वैल्यू आ गई है, मैं इसको यहाँ पे रख दूंगा, ठीक है। चाहो तो इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1, है ना। फिर इस इक्वेशन 1 में जो है आई इंक्लूज की वैल्यू पुट करोगे, कुछ भरेगा कुछ बचेगा, पाई ने पाई को काट दिया, एक आर ने एक आर को काट दिया। तो गाइस यहाँ पे आपका जो फाइनल रिजल्ट निकल के आ जाएगा b इक्वल टू म्यू नॉट जे आर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये जे के टर्म्स में आएगा, करंट डेंसिटी के टर्म्स में, और आई के टर्म्स में जो आंसर आएगा दैट इज म्यू नॉट आई आर डिवाइडेड बाय 2 पाई आर स्क्वायर। सिंपल है ना, कोई टफ बात नहीं है बेटा, ठीक है। ये टोटल करंट के टर्म्स में हमने यहाँ पे आंसर दिया है, ठीक। अच्छा अब बात कर ले ऑन सरफेस, बोले तो स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, ये तो यार सिंपल सा है भाई, है ना। यहाँ पे फिर से वही फार्मूला लगाओगे म्यू नॉट आई इनटू, अब पूरा सरफेस पे बात करो तो पूरा करंट अपन ले लेंगे आई, क्लियर। तो आंसर क्या आएगा, b इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर, ठीक है। उस सरफेस की वजह से पूरा इसका लेंथ लेंगे 2 पाई आर, ये आ गया, है ना। इनसाइड लिखने में थोड़ा सा केयर करनी पड़ेगी, बाकी सरफेस पे आउटसाइड लिखने में बड़ा इजी है, ठीक है। आउटसाइड के लिए फिर से आप बाहर वाली लूप एक कंसीडर करोगे स्मॉल आर रेडियस का, नहीं है समझ में, इसका आप लेंथ ले लोगे 2 पाई आर, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा b into 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट आई, क्लियर है। तो b इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर जो है आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। अगर तुमसे कोई ग्राफ पूछे ग्राफ कैसा आएगा तो बेटा ध्यान से देखो, अंदर वाले रीजन में मैग्नेटिक फील्ड कैसे सेंटर से लेके सरफेस तक कैसे जा रही है, b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, क्लियर, मतलब लीनियर है। उसके बाद कैसे जा रही है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक। बात समझ आ रही है, b कैसे डिपेंड कर रही है r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बात समझ आ रही है, पहले स्ट्रेट लाइन जाएगा उसके बाद रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक, क्लियर। तो क्वेश्चन में आपको देखना है केयरफुली क्या मेंशन है, सॉलिड है कि होलो है। बात समझ आ रही है, होलो है तो मैंने आपको पिछले उसमें आपको स्लाइड में बताया है, और ये आपका जो है सॉलिड के लिए बात की है आपने, ठीक है। तो आई होप का ये चीज आपको समझ आई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है गाइस सोलेनॉइड, ठीक है। सोलेनॉइड जो है देखने में कुछ ऐसा लगता है, ऐसे जो वायर्स की क्या की जाती है, वाइंडिंग की जाती है, रैपिंग की जाती है बेटा, ठीक है। यहाँ पे मैंने इस पे करंट माना हुआ है आई, है ना, इनफाइनाइट लेंथ की क्या है, ये सोलेनॉइड है। करंट देखो बेटा बाहर से अंदर की तरफ ऐसे जा रहा है, ठीक है, ऐसे, क्लियर है। तो यहाँ पे मैंने जो है इसको ऐसे कुछ यहाँ पे बना दिया, थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा तभी जो है आपको समझ आएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर जो इसका थोड़ा खतरनाक होता है भाई, ठीक है। तो ये डॉट मतलब बाहर की तरफ आ रहा है करंट और बाहर से अंदर ऐसे जा रहा है। सोलेनॉइड की एक खास बात होती है, अगर एक इनफाइनाइटली लॉन्ग है तो इसके अंदर वाले रीजन में मैग्नेटिक फील्ड क्या रहती है बेटा, कांस्टेंट रहती है, क्लियर है, यूनिफॉर्म रहती है। बात समझ आ रही है, एकदम स्ट्रेट लाइंस होती हैं। यहाँ पे मैंने रेड कलर से यहाँ पे बनाया हुआ है, साथ में मैंने यहाँ पे एक लूप बनाई है रेक्टेंगल टाइप की, आपको दिख रही होगी, जिसका नाम मैंने एबीसीडी करके दिया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं दो रीजन पे जो है मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करूंगा बेटा, ठीक है। तो अब देखो बेटा यहाँ पे इस फार्मूले को समझना है, क्लोज इंटीग्रल b डॉट dl जो लिखा हुआ है ना, एक्चुअल में डॉट प्रोडक्ट है, क्लियर है। तो मैग्नेटिक फील्ड और dl के बीच आपको एंगल देखना होगा, ठीक है। तो बाहर वाले रीजन में इन तीनों में देखोगे ना, तो इन सबके लिए जो है मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ के बीच एंगल 90 डिग्री आ रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ AD और DC और आपका CB, इन सब रीजन के लिए जो है मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। सिर्फ अंदर वाले रीजन में मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ, अगर इसकी लेंथ में L मानता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसके लिए एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। उस केस में अंदर वाले रीजन में जो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड निकल के आएगी B इंटू L। मैं ये लेंथ अंदर जो है इसकी, ये जो स्टेटमेंट लिया है मैंने L, इसकी लेंथ यहाँ पे L लूंगा तो B इंटू L,
इक्वल टू म्यू नॉट आई इंक्लोज। अब बेटा यहाँ पे जो अंदर वाले रीजन में जो आई इंक्लोज होगा ना उसको मैं आई इंटू एन एल लिखूंगा। बात समझ आ रही है? एन मतलब नंबर ऑफ टर्न्स है और कितनी लेंथ एल, ठीक है। ऐसे बहुत सारे जो रैप करके बनाया हुआ है तो आई इंक्लोज जो टोटल आएगा आई इंटू एन इंटू एल। बात समझ आ रही है? ठीक है। तो यहाँ पे एल ने एल को मार दिया, बात समझ आ रही है? एल ने एल को मार दिया तो बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास एन क्या है, कैपिटल एन डिवाइडेड बाय स्मॉल एन, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। क्लियर है गाइस? तो आई होप की चीज आपको अच्छे से समझ आई होगी। बस ये थोड़ा कम समझना है, ये मैंने टोटल इंक्लोज करंट लिखा है बेटा, यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स होंगे ना, क्लियर है। तो एक टर्म्स में अगर मैं लिखूंगा तो आई, ठीक है, ऐसे एन टर्म्स है और उन सबकी लेंथ कितनी है, एल है, तो टोटल इंक्लोज करंट कितना हो जाएगा, आई एन एल। क्लियर है बेटा? तो ये मेरे पास क्या है, इनसाइड या बिटवीन या सेंटर पे बोल सकते हो इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग सोलेनॉइड के लिए जो फार्मूला आता है दैट इज v इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, ठीक है। अच्छे से याद रखिए, बहुत बार इस चीज को अपन यूज करेंगे बेटा। आउटसाइड रीजन में इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड मैंने आपको बताया क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर? आउटसाइड वाले रीजन में जो है, अगर बाहर वाले रीजन में देखोगे इधर उधर तो क्या हो जाएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जीरो निकल के आती है बेटा, ठीक है। तो आई हो की चीज आपको समझ आई होगी, ठीक है। यहाँ पे हम एक आइडियल जो है सॉलिडराइड कंसीडर कर रहे हैं बेटा। वैसे प्रैक्टिकल तो है, बाहर भी कुछ ना कुछ फील्ड आती है, लेकिन आइडियल केस हम यहाँ पे लेके चलते हैं, ठीक है। और आपको भी क्वेश्चन में जब भी इनफाइनाइटली लॉन्ग सॉलिडराइड बोले तो उसमें आपको हमेशा जीरो ही कंसीडर करके चलना है, ठीक है, अगर आपको ये कंडीशन दिया है, ठीक है गाइस। तो आई होप ये चीज आपको अच्छे समझ आई होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है गाइस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टॉरॉइड, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह देखने को होता है कि पाइप के अंदर हमने जो वायर कुछ इस तरह जो है वाइंडिंग की हुई है और यहाँ पे मैंने तीन रीजन लिए बेटा, P1, P2, P3, ठीक है। इन तीनों रीजन में जो है अपने को मैग्नेटिक फील्ड देखनी है, ठीक है। तो ऐसा पाया गया 1 और 3 वाले रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड निकल गई दैट इज जीरो। क्लियर है? तो अपने पास एक ही पॉइंट बचता है दैट इज P2 और यहाँ पे अगर अपन मैग्नेटिक फील्ड जो है कैलकुलेट करें तो फार्मूला वही लगाएंगे, क्लोज इंटीग्रल B डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट आई इंक्लोज, ठीक है। तो इस पूरी की लेंथ जो है, इसकी रेडियस मैंने r ली है, b इनटू 2 पाई r म्यू नॉट n आई। ये n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास n i हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा b इक्वल टू म्यू नॉट कैपिटल n i डिवाइड बाय 2 पाई r। अब यहाँ पे बेटा ध्यान से देखो, n डिवाइड बाय 2 पाई r, तो मैंने स्मॉल n बोला है दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। l यहाँ पे 2 पाई r, बात समझ आ रही है? यहाँ पे सर्कुलर है, सर्कुलर पेरीमीटर का जो लेंथ होता है दैट इज 2 पाई r, ठीक है। तो मैं इसको और अच्छे वे में लिख सकता हूँ v इक्वल टू म्यू नॉट n i, थोड़ा रटने में जो है, याद करने में जो है इजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये था एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है। तो हमने यहाँ पे टोटल 4 केसेस पढ़े हैं, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन अक्सर गाइस पूछते रहते हैं, बात समझ आ रही? तो आई होप जो है ये चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। ओके गाइस, तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन पे दैट इज मैग्नेटिक फोर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही जोरदार गाइस, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है भाई, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स होता कितना है, जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर मूव करता है v वेलोसिटी से तो उस पे लगने वाला फोर्स दैट इज गिवन एज q v क्रॉस v। बात समझ आ रही? मतलब ये जो फोर्स होता है मैग्नेटिक फोर्स दैट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ v क्रॉस v। क्लियर है भाई? बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे मैंने टर्मिनोलॉजी जो एक्सप्लेन की, v जो है वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल है, q जो है चार्ज ऑफ पार्टिकल, v जो है आपकी मैग्नेटिक फील्ड है। याद रखना, अगर कोई न्यूट्रल पार्टिकल जाएगा तो उस पर कोई फोर्स जो है मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाएगी। पार्टिकल कैसा होना चाहिए, चार्ज होना चाहिए। बात समझ, जैसे न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन पे मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स नहीं लगाएगी। कई बार पोपट बनाने के लिए क्वेश्चन आपको दे दिया थे तो बेवकूफ बन जाते हो और क्वेश्चन का आंसर भी मिल रहा होता है, समझ रहे हैं कि नहीं? तो थोड़ा सा केयरफुली जो है क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। आपको अगर चार्ज पार्टिकल दे रखा है तो ठीक है, अगर न्यूट्रल पार्टिकल है तो उसके इसमें आपको जो है मैग्नेटिक फोर्स जीरो आ जाएगा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट गाइस यहाँ पे अपन बात कर लेते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स की। बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि बच्चे जो है इस पे अक्सर मार खाते हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं यार, ठीक है, मूविंग चार्जेस और मैग्नेटिज्म के अंदर आपको बहुत सारे रूल सिखाए जाते हैं फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में तुम इंड्यूस करंट की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए राइट फ्लेमिंग का राइट हैंड यूज करोगे और यहाँ पे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड जो है रूल आपको सिखाया जाता है। यार सबको मारो गोली, हमारा राइट हैंड भाई साहब बड़ा काम आने वाला है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में। इसके आगे जो भी चैप्टर होंगे हम सिर्फ राइट हैंड यूज करेंगे, सबकी डायरेक्शन निकाल लेंगे, चाहे वो किसी भी पूछे यार। फिलहाल तो हम यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड पाम रूल यूज करने वाले हैं बेटा।
ठीक है, तो इसको समझते हैं, है ना। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पे वेलोसिटी जो है आपको वेक्टर के टर्म्स में दी जाएगी, वेलोसिटी आपके आई जे के टर्म्स में लगाएगा, है ना, और आपको मैग्नेटिक फील्ड जो है बताएगा कि इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में अप्लाई किया गया। तो उस केस में आपको क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट करा देना। क्रॉस प्रोडक्ट जो है आपको सॉल्व करना आना चाहिए डिटरमिनेंट मेथड, ठीक है। डंडे बनाओ, आई जे के लिखो, वेलोसिटी लिखो, उसके आई और जे के क्या कोएफिशिएंट, उसी प्रकार आप बी का भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे डायरेक्ट फोर्स की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है, जो भी है। फिलहाल तो गाइस मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ राइट हैंड पाम रूल मुझे यूज कैसे करना है, ठीक है, फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए। तो अपना राइट हैंड निकालें सब लोग, ठीक है, और इसका थंब किसकी तरफ इंडिकेट करना है, वेलोसिटी, है ना। कुछ क्वेश्चन जो आगे अपन आएंगे, जैसे करंट कैरिंग वायर पे लगने वाला फोर्स होगा, तो हमें वेलोसिटी को हम रिप्लेस कर देंगे करंट से, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है थंब जो होगा किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो वेलोसिटी को या तो करंट को, क्लियर। इसके बाद जो मेरे पास फिंगर्स बचती है, 4 फिंगर, ठीक है। थंब तो गया किसमें, वेलोसिटी और करंट में, बची मेरे पास ये 4 फिंगर, ठीक है। तो इसको किसकी तरफ इंडिकेट करना है, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। बात समझ आ रही है ना। उसके बाद जो मेरा ये पाम दिख रहा है, ये पाम, जैसे मान लीजिए ये मेरे पास वेलोसिटी है, बात समझ आ रही है, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, ठीक है। तो पाम अगर इधर आ रही है तो फोर्स इधर लगेगा, क्लियर है बेटा, सिंपल सा। अभी मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे ये टर्मिनोलॉजी आपको समझना है। थंब जो है किसको बताएगा, वेलोसिटी को, और मेरे पास फिंगर्स बताएंगे मैग्नेटिक फील्ड को, और पाम जो होगा, जो मेरे पास बचेगा, जिधर पाम जाएगी उधर आपका फोर्स आ जाना है बेटा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा है x इक्वल टू q v क्रॉस b, बेटा ये क्रॉस प्रोडक्ट है। अब क्रॉस प्रोडक्ट में आपने पढ़ा है, इसको लिख सकते हो x इक्वल टू q v b sin थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन v एंड v, वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का क्या होता है, ये एंगल होता है। अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस लेना है बेटा। यदि थीटा इक्वल टू 0 हो जाए, मतलब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या है, पैरेलल है। थीटा इक्वल टू 0 बोले तो पैरेलल है, या एंटी पैरेलल है, बोले तो 180 भी हो सकता है। तो उस केस में जो मेरे पास फोर्स की वैल्यू आएगी बेटा 0 आएगी। मतलब अगर पार्टिकल को, चार्ज पार्टिकल को आपने मैग्नेटिक फील्ड की ही डायरेक्शन में फेंक दिया ना, तो पार्टिकल को जैसा फेंका है वैसा ही चला जाएगा, अनडेविएटेड। बात समझ आ रही है, अनडेविएटेड मोशन करेगा, उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है कि कौन यहाँ पे प्रेजेंट है। बात समझ आ रही है। और पार्टिकल को जो पाथ होगा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया बेटा, तो पार्टिकल को जो पाथ होगा दैट इज स्ट्रेट लाइन। क्या होगा, स्ट्रेट लाइन पाथ लेगा पार्टिकल, ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड की ही डायरेक्शन में फेंक दिया है, मतलब सीधी सी बात है, पार्टिकल अनडेविएटेड मोशन करेगा, क्लियर है। तो पार्टिकल का पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन, क्लियर बेटा, कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन इस केस में, ठीक है, जब थीटा इक्वल टू 0 या 180 हो। अगर थीटा की वैल्यू 90 हो जाए भाई साहब, तब बवाल होने वाला है भाई। यहाँ से बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं, बात समझ आ रही है, क्योंकि ये पार्ट बवाल ही है। तो जब थीटा की वैल्यू 90 बोले तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ कितने एंगल पे, 90 परपेंडिकुलर हो गए। उस केस में जो पार्टिकल का बेटा ट्रेजेक्टरी होता है ना, दैट इज सर्कल। अब भाई अगर पार्टिकल सर्कल में घूम गया तो समझो तुमसे क्या क्या पूछ सकता है, उस सर्कल की रेडियस पूछ सकता है, बात समझ आ रही है, किस रफ्तार से घूम रहा है उसकी वेलोसिटी भी पूछ सकता है, साथ में कितने ओमेगा से घूम रहा है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और साथ में टाइम पीरियड भी पूछ सकता है। तो कुछ भी पूछा जा सकता है, काइनेटिक एनर्जी भी पूछ सकता है। तो बहुत सारा क्वेश्चन बेटा यहाँ से पूछे जाते हैं, याद रखना भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें जो है आपसे पूछी जा सकती हैं बेटा, ठीक है। तो पहले तो आपको ट्रेजेक्टरी याद रखना है कि जब कोई पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जाता है, कोई चार्ज पार्टिकल, तो उस केस में पार्टिकल का पाथ होगा दैट इज सर्कुलर मोशन, हमेशा याद रखना बेटा, क्लियर है। क्योंकि यहाँ पे क्या होने वाला है, मैग्नेटिक फील्ड को मैंने अंदर लगाया हुआ है ना, और आपकी जो वेलोसिटी है वो आपकी जेकब डायरेक्शन है, तो फोर्स किधर आएगा, इधर आएगा। तो आपको दिख रहा है बेटा, हमने सर्कुलर मोशन में पढ़ा है कि जब वेलोसिटी और फोर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो पार्टिकल जो पाथ लेता है दैट इज सर्कुलर पाथ। बात समझ आ रही है, तो ये चीज आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए बेटा। अब यहाँ पे हम सारी चीजें कैलकुलेट करने वाले हैं, बात समझ आ रही है, क्या क्या निकालेंगे अपन, रेडियस निकालेंगे, ठीक है। आपसे जो भी पूछा जाए सब कुछ यहाँ पे अभी कैलकुलेट करने वाले हैं। फिलहाल तो बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। चलिए यहाँ पे सारी चीजें अपन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। हमने देखा कि जब कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जाता है, ठीक है, तो उस केस में जो पार्टिकल की ट्रैजेक्टरी होती है दैट इज सर्कुलर पाथ, ठीक है। अब बेटा एक बात हमें पता है मैकेनिक्स में कि जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है, सर्कुलर पाथ में घूमता है, तो उसको एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अब यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा बेटा, ये कोई सा भी फोर्स प्रोवाइड कर सकता है। अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने वाला फोर्स है दैट इज मैग्नेटिक फोर्स,
बात समझ आ रही है, क्योंकि इसके अलावा तो कोई फोर्स है ही नहीं, तो वही इसको क्या करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, और मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा, क्यूबीवी sin 90 की वैल्यू क्या रख दी हमने 1 रख दी, तो क्यूबीवी इक्वल टू mv स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय r, ये क्या होता है, सेंटीमीटर फोर्स की वैल्यू होती है। तो हमने यहाँ पे बेटा रेडियस निकाली, r इक्वल टू mv डिवाइडेड बाय qb। m जो है यहाँ पे पार्टिकल जो भी आपका लिया जाएगा, प्रोटॉन हो सकता है, अल्फा हो सकता है, इलेक्ट्रॉन हो सकता है, न्यूट्रॉन हो सकता है, बात समझे, कुछ भी हो सकता है, उसका मास, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, यहाँ पे जो भी चार्ज लोगे उसका चार्ज आपको रखना पड़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड आपको बताएगा कांस्टेंट है, कितनी है जो भी आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक है, और उसकी आपसे रेडियस पूछ ली जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है बेटा, याद रखना, ठीक है, रात को 2 बजे भी तुझे याद होना चाहिए बेटा, ठीक है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बेटा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट मेरे को ओमेगा फाइंड करना है, ठीक है, तो मैं किसी को थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा, तो r इक्वल टू क्या होता है m, v की वैल्यू क्या होती है, सर्कुलर मोशन में आपने पढ़ा है v इक्वल टू ओमेगा, ठीक है, तो v की जो मैंने पुट कर दिया, r ने r को बल्ले बल्ले कर दिया, तो ओमेगा इक्वल टू आ जाएगा qb डिवाइडेड बाय m। अच्छा, मैं इसको थोड़ा और बढ़ाऊंगा आगे, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2 पाई f, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है बेटा 2 पाई f, ठीक है, तो f की वैल्यू मेरे को मिल जाएगी कितनी, qb डिवाइडेड बाय 2 पाई है। अब यहाँ पे मुझे टाइम पीरियड निकालना है, तो देखो यार सारी सीक्वेंस जो है चलने वाली, कुछ भी तुमसे पूछा जा सकता है, टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का इनवर्स होता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पाई m डिवाइडेड बाय qb, ये मेरे पास टाइम पीरियड जो है कांस्टेंट यहाँ पे आने वाला है बेटा, क्लियर है। तो टाइम पीरियड जो है चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मास की क्या है डायरेक्टली, कुछ कभी डिपेंडेंसी वाले भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बात समझ आ रही है। यहाँ पे रेडियस देखो, चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मास और वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्लियर बेटा। इसके बाद मेरे से काइनेटिक एनर्जी भी पूछी जा सकती है, चार्ज पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, क्योंकि यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी बोलता है कि चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, 3-4 पार्टिकल दे देगा, है ना, उनकी रेडियस को कंपेयर कराएगा, बात समझ आ रही है ना। तो ये सब चीजें जो है आपको अच्छे से आनी चाहिए बेटा, क्लियर। तो काइनेटिक एनर्जी मेरे पास क्या होती है, हाफ mv स्क्वायर होती है बेटा। v की वैल्यू मैं यहां से निकाल लूंगा, v इक्वल टू कितना आ जाएगा qbr डिवाइडेड बाय m, ठीक है, तो यहां पे मैंने रख दिया qbr डिवाइडेड बाय m का होल स्क्वायर, ठीक है, 8 m ऊपर है 2 m नीचे कट गया, तो अंदर यहां पे क्या बचे q स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2l, ठीक है। सो दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला बेटा, पता नहीं कितनी बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, डिपेंडेंसी वाले पूछते हैं, रेशियो वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो बोलेगा काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की कांस्टेंट है, 3 पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, समझ रहे हैं, कभी कभी प्रोटॉन न्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल देगा, ठीक है, कभी कभी 2 पार्टिकल देगा, बोलेगा इनकी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, बात समझ आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, बात समझ आ रही है, O2 तो वैसे भी कांस्टेंट है। अब पूछेगा बताइए कि रेडियस का जो है रेशियो क्या होगा, ठीक है, तो अब उस केस में जो है आपको ये वाला जो है कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, ठीक है। मास जो है वेरिएबल होगा, क्योंकि पार्टिकल चेंज होगा तो मास भी अलग अलग होगा, चार्ज भी अलग होगा, ठीक है, आपको सिर्फ ये वाली क्वांटिटी क्या करेगा, वो कांस्टेंट बताएगा, ठीक है। और वैसे भी मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, तो भी क्या है कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे जो रिलेशन आ जाएगा दैट इज r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m डिवाइडेड बाय q स्क्वायर, ठीक है। बहुत बार जो बेटे ये क्वेश्चन पूछे गए यहाँ से डिपेंडेंसी वाले और साथ में आपसे रेशियो वाले, ठीक है, तो याद रखना। नेक्स्ट अगर मेरे से वर्क डन पूछता है बेटा, तो आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड जो है कोई वर्क नहीं करती, ठीक है, क्यों, यहाँ पे देखो बेटा, ये जो फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे वर्क डन क्या आएगा, 0 आएगा बेटा, ठीक है। तो वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, कोई वर्क नहीं आएगा, ठीक है। साथ में आपसे पूछा जाता है कि यहाँ पे कौन सी क्वांटिटी चेंज होगी, बहुत सारे क्वेश्चन बेटा पूछे गए हैं, कौन सी कांस्टेंट रहेगी, कौन सी वेरी करेगी, तो याद रखना बेटा स्पीड जो होती कांस्टेंट होती है, क्योंकि यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, वेलोसिटी चेंज हो रही होती है बेटा। वेलोसिटी कैसे चेंज होगी, क्योंकि पार्टिकल सर्कल में घूमेगा तो अभी पहले डायरेक्शन इधर थी, अब इधर होगी, अब इधर होगी, अब इधर होगी, बात समझ आ रही है। एक्सीलरेशन भी चेंज होगा, उसकी भी डायरेक्शन बेटा चेंज होती है। अब सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट आ गया है यार पूरा, ठीक है, तो सर्कुलर मोशन आपको एकदम जोरदार तरीके से आना चाहिए। तो वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है तो बेटा लीनियर मोमेंटम भी क्या होगा, चेंज होगा, बात समझ आ रही है। हाँ, एंगुलर मोमेंटम देख सकते हो बेटा, देखो ऐसे घूम रहा है पार्टिकल, ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन क्या हो गई, फिक्स हो गई, बात समझ, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की क्या होगी, दोनों कांस्टेंट हो गई। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, विल बी कांस्टेंट, एंगुलर मोमेंटम का क्या रहेगा, कांस्टेंट, बट लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन जो है चेंज हो रही है, इसलिए लीनियर मोमेंटम आपका चेंज होगा, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। हाँ, वेलोसिटी चेंज हो रही है बट यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट है, बात समझ, क्योंकि यहाँ पे ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है पार्टिकल, क्लियर है। ओके गाइस, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन था गाइस। इसके बाद भी बहुत सारी चीजें आती है, जैसे मान लीजिए कोई चार्ज पार्टिकल ना तो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल जा रहा, ना तो परपेंडिकुलर जा रहा, अब किसी एंगल पे अगर फेंक दूं तो
उस केस में जो है पार्टिकल का पाथ क्या होगा। ठीक है, तो उसको जो है अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इससे ज्यादा जो है अपन वीडियो की लेंथ नहीं बढ़ा सकते बेटा, है ना। बाकी जो है एक वीडियो हम लेके और आ जाएंगे, उसमें जो है मैं सारी चीजें आपको बताने वाला हूँ कि जब कोई चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के किसी एंगल पे फेंका जाए, ठीक है, तो क्या होगा, सब कुछ वहां पे कैलकुलेट करेंगे, पिच वगैरह। उसके बाद जो है अपन मैग्नेटिक मोमेंट, बात समझ आए, सारी चीजें जो भी आपका बच रहा है वो अपन कवर करेंगे थर्ड लेक्चर में। ठीक है गाइस, तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक टू ऑल। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि सारे वीडियो आप तक पहुंच सके, इससे हमने को एनर्जी मिलती है, कंटेंट देने में मजा आता है भाई साहब। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।